नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे मैकेनिकल ऑपरेशन सब्जेक्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें से एक प्रैक्टिकल है स्क्रीन एनालिसिस या कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन एनालिसिस है तो स्क्रीन के बेसिस पे आपको पता चलता है कि ये एक्चुअली सॉलिड सॉलिड सेपरेशन प्रोसेस है। तो आपको ये सॉलिड से सॉलिड का ही सेपरेशन करना है। तो ये सॉलिड सॉलिड सेपरेशन प्रोसेस के लिए आपको स्क्रीन एनालिसिस का यूज हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ स्क्रीन्स यूज करने वाले हैं और वो हर एक स्क्रीन का एक मेश साइज रहेगा, स्क्रीन ओपनिंग का एक साइज रहेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मली ऐसा ओपनिंग हम दिखाते हैं और ये अगर ओपनिंग से बहुत सारे जो भी साइज रहेंगे उसमें ये ओपनिंग्स अलग अलग रह सकते हैं। तो उसके अलग अलग डिजाइन होगी, अलग अलग स्क्रीन की साइज होगी और उसका माइक्रोन साइज भी हो सकता है या फिर मिलीमीटर्स में भी वो साइज हो सकता है। तो ये जो ओपनिंग्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे उसके अंडर साइज और ओवर साइज पार्टिकल्स ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे। क्योंकि आपको ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन या स्क्रीन एनालिसिस प्रैक्टिकल क्यों परफॉर्म करना है उसका मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। तो जैसे ये अगर ये स्क्रीन है तो ये स्क्रीन थ्रू आपको पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको कुछ मेटल स्क्रीन या क्लॉथ स्क्रीन या कुछ ऐसे अलग अलग स्क्रीन अवेलेबल होते हैं, वो स्क्रीन आपको यूज करना है। तो जैसे अभी हम यहाँ पे फीड ऐड करते हैं तो ये फीड क्या होता है, ये फीड होता है अलग अलग साइज के पार्टिकल्स का मिक्सचर और ये सभी सॉलिड्स है। तो ये सॉलिड सॉलिड ही मिक्सचर है। ये सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हम यहाँ पे एज अ फीड ऐड कर रहे हैं और इसको जैसे हम वाइब्रेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये वाइब्रेशन मैन्युअली भी आप परफॉर्म कर सकते हैं या फिर वाइब्रेटिंग स्क्रीन उससे भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इसको वाइब्रेशन मिल जाएंगे तो अगर ये सॉलिड स्मॉल साइज का होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये जो स्क्रीन ओपनिंग है उससे भी अगर कम साइज का पार्टिकल होगा तो ये स्क्रीन से नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर साइज पार्टिकल। और ये अगर साइज लार्ज स्केल में है, ये स्क्रीन जो ओपनिंग है उससे भी अगर बड़ा है तो ये साइज पार्टिकल्स को हम कहेंगे ओवर साइज। तो ये ओवर साइज पार्टिकल्स और ये अंडर साइज पार्टिकल्स, यानी कि हमने क्या किया है कि जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स है उसको भी सेपरेट कर लिया है और जो लार्ज साइज पार्टिकल्स है उसको भी हमने सेपरेट कर लिया। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव है ये स्क्रीन ऑपरेशन का, जिसको हम कहेंगे सॉलिड सॉलिड सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अभी इसके अलावा ये प्रैक्टिकल में आपको ये भी परफॉर्म करना है कि ये जो स्क्रीन्स रहती है तो ये जो भी नंबर ऑफ स्क्रीन्स आप यूज कर रहे होंगे, तो जैसे अभी हम नॉर्मली ये प्रैक्टिकल में 8 स्क्रीन यूज करने वाले हैं, तो अगर आपको फोर्थ स्क्रीन का इफेक्टिवनेस निकालना है, यानी कि ये जो फोर्थ स्क्रीन है ये कितना इफेक्टिव अंडर साइज और ओवर साइज पार्टिकल को सेपरेट आउट करता है, तो सेपरेशन कितना अच्छा हो रहा है ये आप इफेक्टिवनेस बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया कि फोर्थ स्क्रीन का आपको इफेक्टिवनेस निकालना है तो उसके लिए आपको इफेक्टिवनेस के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 में भी काम करना पड़ेगा, यानी कि अंडर साइज जो एनालिसिस है उसका अलग रहेगा, ओवर साइज पार्टिकल्स का एनालिसिस अलग रहेगा। तो ये सेकंड पार्ट रहेगा, ये जो स्क्रीन एनालिसिस का जो प्रैक्टिकल है उसका। अभी यहाँ पे जो अलग अलग साइज के जो पार्टिकल्स रहते हैं, तो केमिकल इंडस्ट्रीज, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज या केमिकल अलाइड इंडस्ट्रीज में ये पार्टिकल साइज पे क्या डिपेंड होगा, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होता है और उसमें से एक फैक्टर है साइज ऑफ द पार्टिकल, और इसीलिए हम ये साइज सेपरेशन कर रहे हैं। तो अगर अंडर साइज पार्टिकल रहते, यानी कि अगर स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल यहाँ पे रहते हैं तो शायद उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल होता है और उसका एक्टिविटी हायर साइड में हो सकता है।
तो साइज के बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होता है, इसीलिए भी आपको अलग अलग साइज का पार्टिकल सेपरेशन करना होगा। और इसका दूसरा एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये साइज के हिसाब से इसका क्वालिटी और जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है या फिर जो प्राइस है वो भी डिसाइड होगी। इसीलिए भी आपको स्क्रीन एनालिसिस स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। और हर स्क्रीन ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं, इसके लिए आपको इफेक्टिवनेस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल। अभी उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें रेलेवेंट प्रोग्राम आउटकम्स है, जैसे हमने इसके पहले प्रैक्टिकल में भी पढ़ा था। बेसिक नॉलेज आपको अप्लाई करना है, जो बेसिक साइंस या मैथमेटिक्स का हो सकता है या फिर जो डिसिप्लिन इंजीनियरिंग का उसका हो सकता है, जिसको हम डिसिप्लिन नॉलेज कहते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिसेस के भी कुछ स्किल्स आपको परफॉर्म करके आनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठीक से है या नहीं, जो मैकेनिज्म ठीक से है या नहीं, लॉकिंग अनलॉकिंग नीड्स ठीक से है या नहीं, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए भी आपको स्किल चाहिए। उसके अलावा जो है कॉम्पिटेंसी एंड स्किल, तो कॉम्पिटेंसी यानी कि एक्सपर्टाइज, तो आप ये जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं यानी कि वाइब्रेटिंग स्क्रीन, तो वाइब्रेटिंग स्क्रीन में अलग अलग सेट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने अभी बात की कि 80 mm साइज का एक स्क्रीन है और उसका जो सेट है मैक्सिमम 10 mm साइज के स्क्रीन के ऊपर, तो ये एक स्क्रीन का सेट है। और जो दूसरा सेट है अगर हम देखेंगे उसको, तो वो है 2 mm साइज का लार्जर साइज का जो स्क्रीन है उसका। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 180 माइक्रॉन्स में, तो ये एक अलग सेट है। तो अगर इसमें दोनों इसमें 8 स्क्रीन यूज होती है, लेकिन अगर आप इसकी साइज देखेंगे तो ये स्क्रीन का जो साइज है उसके बेसिस पे आपको पता चलना चाहिए कि जो हमारे पास सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है उसके लिए कौन सा स्क्रीन सुटेबल है। तो ये स्क्रीन सुटेबिलिटी भी आपको आइडेंटिफाई करके आना चाहिए, उस हिसाब से भी आपको वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स यूज करना चाहिए। अभी जो ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका मीनिंग, उसका रिजल्ट और कंक्लूजन भी आपको निकालते आना चाहिए कि एक्चुअली हर एक स्क्रीन पे अच्छी तरह से काम हो रहा है या नहीं, या फिर वाइब्रेशन एनर्जी का आपको जो टाइम है वो बढ़ाना पड़ेगा, या फिर स्क्रीन से ही आपको कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी बातें यहाँ पे होगी कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसका पहले इंटरप्रिटेशन करना चाहिए और फिर वो रिजल्ट कंक्लूजन में आप ऐड कर सकते हैं। तो जो अभी रिलेवेंट कोर्स आउटकम जो है, जिसको हमने पहले ही कहा है कि ये सॉलिड सॉलिड सेपरेशन है, तो वो आपको यूज करना है। प्रैक्टिकल आउटकम क्या है, तो इसका स्क्रीनिंग होने के बाद आपको स्क्रीन इफेक्टिवनेस भी कैलकुलेट करना है। और जो मिनिमम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, तो ये सिंपल बैकग्राउंड है कि यहाँ पे आपको अलग अलग स्क्रीन्स यूज करनी है, अलग अलग पार्टिकल साइज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको हम ग्रेडेशन भी कहते हैं। यानी कि कुछ जगह आपको लार्ज साइज पार्टिकल्स हाई ग्रेड के हो सकते हैं, कुछ जगह स्मॉल साइज पार्टिकल हाई ग्रेड के हो सकते हैं। तो डिपेंड है आपका एप्लीकेशन क्या है, उस हिसाब से ये ग्रेडेशन भी होता है। तो सिव एनालिसिस का ही मीनिंग है वाइब्रेटिंग स्क्रीन का बेसिस पे सॉलिड सॉलिड सेपरेशन करना, या उसको ही हम ग्रेडेशन टेस्ट भी कहते हैं। तो ये ग्रेडेशन जो है वो अलग अलग साइज पे रहेगा। तो ये जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसके लिए आपको अलग अलग स्क्रीन ओपनिंग्स की स्क्रीन यूज करना है, अलग अलग मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि सैंड यूज कर सकते हैं आप, क्रश रॉक यूज कर सकते हैं, क्लेज यूज कर सकते हैं, ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं, फेल्डस्पार्स यूज कर सकते हैं, कोल यूज कर सकते हैं, सॉइल यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है जिसको आपको सेपरेट करना पड़ता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो शुगर इंडस्ट्रीज में आपको शुगर का जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसको भी सेपरेट आउट करना पड़ता है। वाइब्रेटिंग स्क्रीन यानी वहां पे टेबल स्क्रीन यूज होता है, तो वो स्क्रीन टेबल के बेसिस पे अंडर साइज पार्टिकल सेपरेट होता है, तो बारीक शक्कर अलग हो जाती है और जो जाड़े वाली साकर रहती है वो अलग। तो ये शक्कर जो साइज है वो शक्कर के साइज से भी उसकी क्वालिटी और उसका वैल्यू भी अलग होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पर से आपको पता चलेगा, जिसको हम ग्रेडेशन कहते हैं। जैसे अगर कुछ फूड्स अगर आप देखेंगे या फिर कुछ आप
फ्रूट्स भी देखेंगे या फिर बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी देखेंगे, तो वहां पर वो साइज के बेसिस पे भी उसकी वैल्यू और क्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर आपने सिंपल ग्रेप्स का एग्जांपल लिया, अगर आपने अंगूर देखे होंगे तो अंगूर का अगर लार्ज साइज पार्टिकल्स आप देखेंगे तो उसका वैल्यू अलग रहता है और स्मॉल साइज पार्टिकल्स का अलग रहता है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप इंडस्ट्रीज से ये ले सकते हैं जिसके बेसिस पे आप उसका ग्रेड डिसाइड कर सकते हैं। तो ये स्पेशली फूड इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स में ये सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसको हम ग्रेडेशन टेस्ट कहते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा मैकेनिज्म है कि आपको सिव शेकर यूज करना है। जैसे अभी यहाँ पे डायग्राम में दिखाई देता है आपको, ये सिव शेकर है, ये एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअल इक्विपमेंट है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये अलग अलग साइज के जो सीव्स है यानी कि स्क्रीन्स है, ये स्क्रीन्स आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये स्क्रीन अलग है, ये स्क्रीन अलग है, ये सब अलग अलग स्क्रीन्स है यहाँ पे, और इसको स्टैक करके रखा है। और ये स्टैक करने के बाद इसको लॉक किया जाता है लॉकिंग मैकेनिज्म से, और ये लॉक करने के बाद ही यहाँ पे ये जो वाइब्रेटर है ये वाइब्रेटर ऑपरेट होता है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करेंगे ये वाइब्रेटर ऑन होगा, और यहाँ पे ये वाइब्रेटर का एक रॉड इसको कनेक्टेड स्क्रीन्स को, और ये स्क्रीन्स की मूवमेंट हो जाएंगी यानी कि वाइब्रेशन हो जाएगा, और ये वाइब्रेशन की वजह से ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस ये फास्ट होगी। यानी कि यहाँ पे जो अभी फर्स्ट स्क्रीन है, ये फर्स्ट स्क्रीन में अगर यहाँ पे अंडर साइज पार्टिकल होंगे तो वो सेकंड स्क्रीन में जाएंगे, सेकंड स्क्रीन में से अगर कुछ स्मॉल साइज पार्टिकल होंगे तो वो शायद थर्ड में जाएंगे, और इस हिसाब से अलग अलग जो पार्टिकल्स है, जैसे कि अगर पैन में आप देखेंगे तो पैन में पाउडर फॉर्म में पार्टिकल्स आएंगे, और लार्जेस्ट साइज पार्टिकल जो है वो टॉप स्क्रीन जो है उस पे रहेंगे। तो ये टॉप स्क्रीन पे लार्जेस्ट साइज वाले पार्टिकल्स रहेंगे, और बॉटम साइड में पाउडर फॉर्म में पार्टिकल्स रहेंगे। तो ये स्क्रीन मैकेनिज्म है, और ये 10 to 20 मिनट्स आप वाइब्रेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ये आप स्क्रीन एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे ही अभी ये आप ऑपरेट करते हैं उसके बेसिस पे आपको अलग अलग मैकेनिज्म के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्लिट एनालिसिस के बारे में कहा गया है, या फिर ये स्टैंडर्ड भी है और कुछ क्लोज भी। तो ये फाइन या मीडियम या कोर्सर पार्टिकल जो है उसके बेसिस पे भी आपको पता चलेगा कि ये आपका जो एनालिसिस है वो किसके रेंज में है। तो ये ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हैं, और ये ग्राफ भी आप स्टडी कर सकते हैं, जो डिफरेंशियल एनालिसिस या कम्युनिटी एनालिसिस बेसिस पे भी फाइन पार्टिकल्स यानी पाउडर फॉर्म में जो पार्टिकल्स रहते हैं उसका बेसिस पे, या फिर कोर्स ग्रेन यानी कि लार्ज साइज पार्टिकल्स है, ये रेंज में किस रेंज में होते हैं उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना होगा। तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपको स्टैंडर्ड स्क्रीन लगेगी, उसका वेइंग बैलेंस लगेगा क्योंकि हमको रॉ मटेरियल वे करना है, इंडिविजुअल ओवर साइज पार्टिकल्स का वेइंग करना है हर एक स्क्रीन में जो आएगा। उसके बाद में ये कोई भी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच भी लगाना है क्योंकि आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काम करना है कि 10 मिनट के लिए आपने ऑपरेट किया या 20 मिनट के लिए। तो जो भी सजेशंस होंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हर एक की क्वांटिटी आपको एक एक लगेगी। प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे इतना ही देखना है कि जो फीड रेट है यानी कि जो आप फीड कर रहे हैं टॉप मोस्ट स्क्रीन में, तो वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे एक्चुअली मैश में ब्लॉक होते हैं, तो उसका ही ध्यान देना है, बाकी इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स ज्यादा नहीं। और जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में अगर आप देखते हैं तो प्रोसीजर में आपको फीड जो है वो एक मिक्सचर अलग अलग साइज के पार्टिकल्स का लेना है। उसके बाद में फिर जो टॉप ऑफ द स्क्रीन है उसको चार्ज करना है यानी कि उसमें फेड करना है। उसके बाद में जो स्क्रीनिंग है वो नॉर्मली 10 to 20 मिनट्स, यहाँ पे गाइडलाइंस में 15 मिनट्स दिया है, तो इसके लिए ये टाइम पे ऑपरेट करना है। उसके बाद में जो हर एक स्क्रीन पे जो ओवर साइज पार्टिकल्स आते हैं उसका वेट करना है। तो ये रिटेन मटेरियल यानी कि ओवर साइज पार्टिकल्स हर एक स्क्रीन का, उसका वेइंग करना है, उसको नोट डाउन करना है, और फिर उसके बेसिस पे आपको वेट फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है यानी कि इंडिविजुअल वेट बाय टोटल वेट हर एक स्क्रीन के लिए। और उसके बेसिस पे फिर आप कम्युलेटिव ओवर साइज वेट फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, और कम्युलेटिव अंडर साइज वेट फ्रैक्शन भी आप निकाल सकते हैं। तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर स्क्रीनिंग के लिए।
अभी जो भी आप इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने वाइब्रेटिंग स्क्रीन, वेइंग बैलेंस, या जो मटेरियल आप यूज करने वाले हो उसका जो कंपनी है उसके डिटेल्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स और उसकी क्वांटिटी नॉर्मली 1 रहेगी, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर जो एक्चुअल प्रोसीजर आपने फॉलो की है, अगर जो प्रोसीजर यहाँ पे दी गई है गाइडलाइंस में, उसके अलावा अगर आपने कुछ चेंजेस किए होंगे तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर एडिशनल आप यहाँ पे फॉलो करते होंगे एक्चुअल में, रियलिटी में, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर आप ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस का टेबल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले डिफरेंशियल एनालिसिस का टेबल है और उसके बाद में कम्युलेटिव एनालिसिस का टेबल है। तो यहाँ पर आपको मैच नंबर लिखना है हर स्क्रीन के हिसाब से। स्क्रीन ओपनिंग्स मिलीमीटर्स में या माइक्रोन साइज में लिखनी है। फिर उसका जो रिटेन पार्टिकल रहेगा उसका वेट करना है, ओवर साइज पार्टिकल का वेइंग करना है आपको हर एक स्क्रीन का, और फिर उसका वेट फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी सैंपल लेते हो उस हिसाब से ये फर्स्ट जो स्क्रीन रहेगी, तो नॉर्मली हम टॉप स्क्रीन जो है वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रीन हम यूज करने वाले हैं। तो ये 8 स्क्रीन के हिसाब से आपको ये टेबल में फिल करना है। अभी यही सेम प्रोसेस आपको कम्युलेटिव फ्रैक्शंस के लिए यूज करनी है। उसमें कुछ पॉइंट्स एडिशनल है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो कम्युलेटिव एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो सेम आपको मेश नंबर यहाँ पे लिखना है, स्क्रीन ओपनिंग्स भी लिखनी है मिलीमीटर्स या माइक्रोन्स में, वेट सैंपल जो हर एक स्क्रीन का आएगा ओवर साइज पार्टिकल उसका भी वेट करना है, और वेट फ्रैक्शन भी निकालना है। तो ये ऑलरेडी हम ऊपर के टेबल में निकाल रहे हैं। उसी हिसाब से अभी यहाँ पे कम्युलेटिव वेट फ्रैक्शन ओवर साइज पार्टिकल्स में निकालना है, या फिर कम्युलेटिव वेट फ्रैक्शन अंडर साइज पार्टिकल्स के लिए निकालना है। ठीक है, तो ये जो कम्युलेटिव वेट फ्रैक्शन है ये ओवर साइज पार्टिकल के लिए अलग फाइंड आउट करना है और अंडर साइज पार्टिकल्स के लिए अलग से फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी स्पेशल प्रोसीजर है। जैसे हमने कहा था कि अगर आपको समझो ये 4 स्क्रीन है, तो ये 4 स्क्रीन का अगर आपको इफेक्टिवनेस निकालना है तो उसके बेसिस पे आपको जो फीड है वो फीड आपका चेंज होगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये स्क्रीन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो पहले जो हमने फीड ऐड किया था, तो फीड के बाद जो स्क्रीन एनालिसिस हुआ है उसका एक पार्ट रहेगा, ओवर साइज पार्टिकल्स के लिए एक पार्ट रहेगा और अंडर साइज पार्टिकल्स के लिए एक पार्ट रहेगा। यानी कि ये जो 1 2 3 4 के जो ओवर साइज पार्टिकल्स आपको दिखाई देते, इसका आपको मिक्स करना है और इसको ही फीड बनाना है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 में जो ओवर साइज पार्टिकल्स रहेंगे इसको मिक्स करना है और टॉप ऑफ द स्क्रीन में फीड करना है, चार्ज करना है, फिर वाइब्रेटिंग स्क्रीन आपको ऑपरेट करना है और फिर उसका एनालिसिस करना है। तो ये एनालिसिस में फिर ये अलग अलग फ्रैक्शंस आ सकते हैं। अभी ये जो 5 नंबर की स्क्रीन, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर की जो स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन्स के जो पार्टिकल्स रहेंगे इसको भी आपको मिक्स करना है और अलग से इसको भी फीड करना है, और ये चार्ज होने के बाद जो वाइब्रेटिंग स्क्रीन ऑपरेट होगी उसके बेसिस पे भी वापस से आपको इंडिविजुअल वेट लेना है, फ्रैक्शंस निकालने हैं और फिर उसका एनालिसिस करना है। तो ये ओवर साइज पार्टिकल के लिए अलग एनालिसिस है, अंडर साइज पार्टिकल के एनालिसिस है, और जो फीड है वो फीड के लिए अलग एनालिसिस है। तो आपको ये स्क्रीन एनालिसिस का अगर आप पार्ट देखेंगे तो ये 3 पार्ट में ये नॉर्मली डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करने हैं इफेक्टिवनेस के लिए। तो जैसे हमने बताया है कि आपको ये अभी आपने जो प्रोसीजर की है उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन फाइनलाइज किए हैं और फिर आपको इफेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीन निकालनी है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीन जो है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, स्क्रीन इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन द मटेरियल ए। यहाँ पे इफेक्टिवनेस ऑफ ए मटेरियल यहाँ पे दिया है D इंटू XD और F इंटू XF। तो ये D जो पॉइंट है और उसका जो फ्रैक्शन है, और जो F है यानी कि फीड और उसका जो फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये जो ओवर साइज पार्टिकल का फ्रैक्शन है इसके लिए XD एब्रिविएशन यूज किया है, और जो वेट फ्रैक्शन है फीड का उसके लिए XF यूज किया है,
और जो अंडर साइज है उसके लिए XB यूज किया है। तो यही है कि ये ओवर साइज पार्टिकल्स का फ्रैक्शन, ओवर साइज पार्टिकल का वेट, अंडर साइज पार्टिकल का फ्रैक्शन और अंडर साइज पार्टिकल्स का वेट XB और B के हिसाब से है। और ये है F और XF। तो ये डिवाइडेड बाय F इंटू XF क्यों किया गया है? क्योंकि ये फीड जो आपका है टोटल, तो इंडिविजुअल जो है आप अभी निकाल रहे हैं स्क्रीन इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन द मटेरियल है ओवर साइज के हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ पे आपको लिखना है ओवर साइज। न्यूमरेटर में ओवर साइज के कैलकुलेशन आएंगे, यानी ओवर साइज मटेरियल कितना है एज अ फीड और उसका फ्रैक्शन कितना है। और यहाँ पे ये फीड के बेसिस पे होगा, इसलिए फीड इनटू फीड का फ्रैक्शन। और ये जो है सेकंड स्क्रीन इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन द अंडर साइज, ये एक्चुअली यहाँ पे बेस्ड ऑन ओवर साइज मटेरियल है और ये बेस्ड ऑन अंडर साइज मटेरियल, तो इसको हम बी कहेंगे। तो ये इफेक्टिवनेस बी, यानी कि ये जो है ये अंडर साइज है। ये अंडर साइज जो मटेरियल या पार्टिकल्स है उसका वेट और इनटू फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस XB, और दूसरा है फीड और 1 माइनस XF। तो ये अंडर साइज के लिए स्क्रीन इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है और ऊपर वाला ओवर साइज के लिए स्क्रीन इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है। अभी ये जो स्क्रीन इफेक्टिवनेस हमने EA और EB जो निकाली है, यानी स्क्रीन इफेक्टिवनेस ऑन द बेसिस ऑफ ओवर साइज पार्टिकल और स्क्रीन इफेक्टिवनेस ऑन द बेसिस ऑफ अंडर साइज पार्टिकल। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये ओवरऑल इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं। ओवरऑल इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? तो ओवर साइज पार्टिकल्स का इफेक्टिवनेस और अंडर साइज पार्टिकल का इफेक्टिवनेस, इसके बेसिस पे आप ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द स्क्रीन निकालेंगे। अभी ये अगर वैल्यूज आप यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है कैपिटल ई, यानी कि ओवरऑल इफिशियंसी या इफेक्टिवनेस, तो इसमें आप देखेंगे तो डी ये ओवर साइज का है, बी अंडर साइज का है, ये XD जो ओवर साइज पार्टिकल का फ्रैक्शन है, 1 माइनस XB ये अंडर साइज पार्टिकल का फ्रैक्शन है। तो ये D इंटू XD है और ये B इंटू 1 माइनस XB, यानी कि ओवर साइज और अंडर साइज दोनों भी यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और यहाँ पे F इंटू XF एक है और F इंटू 1 माइनस XF है, यहाँ पर भी ओवर साइज और अंडर साइज कवर हो चुके हैं। तो इसके बेसिस पे ये ओवरऑल इफेक्टिवनेस है, यानी कि इफिशियंसी ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अभी जो मटेरियल बैलेंस है उसकी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे D बाय F XF माइनस XB अपॉन XD माइनस XB, या B बाय F XD माइनस XF अपॉन XD माइनस XB। ये मटेरियल बैलेंस के फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप इफेक्टिवनेस निकाल सकते हैं। तो ये इफेक्टिवनेस यहाँ पे बन जाएगा XF माइनस XB, और यहाँ पे जो XD माइनस XB था ये यहाँ पे एक है, दूसरा है XD माइनस XF, ये XD माइनस XF डिवाइडेड बाय XD माइनस XB, ये XD माइनस XB रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है। अगर ये XD इंटू 1 माइनस XB अपॉन XF इंटू 1 माइनस XF आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ओवरऑल इफेक्टिवनेस आपका कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपका ओवर साइज और अंडर साइज पार्टिकल के बेसिस पे भी आप ओवरऑल इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी कैलकुलेशंस आएंगे यहाँ पे आपको ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द स्क्रीन परसेंटेज फॉर्म में लिखना है, और जो भी इफेक्टिवनेस ऑफ ओवर साइज अंडर साइज उसकी भी रीडिंग्स आपको लिखना है। फाइनल रीडिंग जो आएंगे वो रिजल्ट्स में, और उसके बेसिस पे आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है कि ये अगर ओवरऑल इफेक्टिवनेस इतना आता है, ये क्यों आता है, कैसे आया है, इसका इंटरप्रिटेशन आपको करना है। और फिर उसके बेसिस पे आपको कंक्लूड करना है कि ये जो हमने स्क्रीन सेट यूज किया है ये अप्रोप्रिएट है और इसकी वजह से ये इफेक्टिवनेस अच्छा आया है, या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी अच्छी है, या फिर इनकेस अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है जो रिक्वायर्ड आपको परसेंटेज है वो उससे भी अगर बहुत कम आते हैं तो उसके रीजंस क्या है वो भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। अब ये आपने यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट्स लिखे हैं, कंक्लूजन्स लिखे हैं, तो उसके बाद में आपको ये ग्राफ्स भी निकालने हैं।
तो कैलकुलेशंस के बाद ही आपको मैच नंबर वर्सेस कम्युलेटिव वेट फ्रैक्शन ओवर साइज का ग्राफ निकालना है और मैच नंबर वर्सेस कम्युलेटिव वेट फ्रैक्शन का अंडर साइज का भी ग्राफ आपको निकालना है। ये दो ग्राफ भी आपको यहाँ पे स्क्रीन एनालिसिस और इफेक्टिवनेस के प्रैक्टिकल में आपको वर्कआउट करना है। अगर आपको जो भी लर्निंग्स आपने की है प्रैक्टिकल्स में से, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपको टीचर ऐड करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, डिफाइन स्क्रीन एपर्चर या मेश नंबर, या फिर स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म डिफरेंशियल एनालिसिस, कम्युनिटी एनालिसिस, या लिस्ट द फैक्टर्स फॉर स्क्रीनिंग। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसके बेसिस पे आपको शायद जो भी प्रैक्टिकल का लर्निंग ये वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आंसर्स में आपको लिखना है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ रेफरेंसेस यूज करने हैं तो आप ऑनलाइन भी रेफरेंसेस रेफर कर सकते हैं और जिसके बेसिस पे आपको एडिशनल लर्निंग होगी।